नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, भारत और नेपाल को अक्सर दुनिया के सबसे करीबी पड़ोसी कहा जाता है। एक प्रोफेसर ने तो दोनों देशों को वर्ल्ड क्लोजेस्ट नेबर तक कहा था। और सच कहे तो वजह भी साफ दिखाई देती है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा, यानी बिना वीजा पासपोर्ट आम लोग आसानी से आ जा सकते हैं। लाखों लोग एक दूसरे के यहाँ काम करते हैं, कारोबार करते हैं। नेपाल के आर्मी चीफ को भारत की सेना में ऑनररी जनरल का दर्जा मिलता है और भारत के आर्मी चीफ को नेपाल में भी वही सम्मान मिलता है। आज भी हजारों नेपाली गोरखा सैनिक भारतीय सेना में जो है वो सेवा दे रहे हैं। धर्म, संस्कृति, रोटी बेटी का रिश्ता, हर स्तर पर भारत और नेपाल काफी जुड़े हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब रिश्ता इतना गहरा है तो फिर नेपाल में कई बार इंडिया के खिलाफ नाराजगी या एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स क्यों देखने को मिलता है? क्या इसकी वजह सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट है या कहानी इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी और पुरानी है? साथियों, आज के इस वीडियो में हम नेपाल के नजरिए से उन वजहों को समझेंगे जिनकी वजह से समय समय पर भारत के खिलाफ सेंटिमेंट्स देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। और टॉप अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर भी कर दीजिए। और आज का टॉपिक जो कि आपके स्क्रीन पर है वो है नेपाल में भारत विरोध क्यों, 5 बड़े कारण। ब्लॉकेड, काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधारा, लुम्बिनी 1950 और इसके अलावा नदी जल समझौता। इन 5 कारणों पर जो है वो हम एक एक करके जो है वो चर्चा करेंगे। साथियों, भारत और नेपाल का रिश्ता साउथ एशिया में थोड़ा अलग और यूनिक माना जाता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच करीब 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। यानी आम लोगों बिना ज्यादा रोक टोक के आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। साउथ एशिया में शायद ही कोई दूसरा ऐसा रिश्ता देखने को मिलता है जहां लोगों के बीच इतनी गहरी कनेक्टिविटी हो। धर्म की बात करें, संस्कृति की बात करें, भाषा की बात करें, शादी ब्याह की बात करें, रोजगार की बात करें, कई स्तरों पर दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस कल्चरल कनेक्शन की झलक हमें 2020 में भी देखने को मिली, जब बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी। तो नेपाल में भी बड़ी संख्या में लोगों ने दुख जताया था। सोशल मीडिया से लेकर आम लोग तक कई जगह इमोशनल रिएक्शन जो है वो आपको देखने को मिला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी दौर में नेपाल पार्लियामेंट ने एक नया पॉलिटिकल मैप भी अप्रूव किया, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। और यहीं से इंडिया नेपाल रिलेशन में फिर से तनाव जो है वो बढ़ने लगा था। यानी एक तरफ लोगों के बीच कल्चरल क्लोजनेस है, इमोशनल कनेक्शन है, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के लेवल पर कई बार तनाव भी दिखता है। तो सवाल है कि आखिर नेपाल में समय समय पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स या नाराजगी क्यों देखने को मिलती है? और अब उन 5 कारणों को हम समझते हैं जिसके चलते ये सारी समस्या आपको देखने को मिलती है। साथियों, जो सबसे पहला कारण हमें देखने को मिलता है वो कारण जो है वो है आपका ब्लॉकेट का और डिपेंडेंस का मुद्दा। सबसे पहले बड़ा कारण जिस पर हम बात करें उसके पहले आपके स्क्रीन पर ये मैप दिख रहा है, नेपाल का मैप है। नेपाल की बाउंड्री आपको देखने को मिल रही है और 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ये जो सीमा आपको देखने को मिल रही है भारत नेपाल की, लगभग 1751 किलोमीटर की सीमा है। और नेपाल इस मैप के माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये यही समझिए कि नेपाल को इस मैप के माध्यम से मैंने एक लैंडलॉक कंट्री के रूप में आपको दिखाया है। यानी यहां समुद्र तक जो है वो सीधा एक्सेस नहीं है। और अगर ज्योग्राफी देखें तो ईस्ट, वेस्ट और साउथ तीनों तरफ आपको इंडिया देखने को मिलेगा। और इसी वजह से कई नेपाली एनालिस्ट जो विश्लेषक हैं, कभी कभी नेपाल को इंडिया लॉक्ड भी कहते हैं। मतलब व्यापार और सप्लाई के लिए नेपाल काफी हद तक इंडिया के ऊपर जो है वो आपको निर्भर देखने को मिलता है। और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। नेपाल में एक धारणा काफी स्ट्रांग रही है कि 1975, 1989 और 2015 में इंडिया के तरफ से अलग अलग समय पर ट्रेड ब्लॉक्स हुए, जिनका नेपाल की अर्थव्यवस्था और वहां के डेली लाइफ पर बहुत बड़ा असर पड़ा। खासतौर पर 2015 का जो ब्लॉकेट था वह नेपाल में बहुत इमोशनल इशू माना जाता था, क्योंकि यही वो समय था जब नेपाल अभी अभी अर्थक्वेक के घटना से, ट्रेजिडी से निकलने की कोशिश कर रहा था। लोगों को फ्यूल, मेडिसिन और जरूरी सामान की कमी का जो है वो सामना करना पड़ रहा था। हालांकि इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड ये रहा है कि 2015 के ऑफिशियल ब्लॉकेट जो है वो नहीं था, बल्कि बॉर्डर पर मधेसी प्रोटेस्ट, यानी कि मधेसियों का जिस प्रकार से वहां विरोध हो रहा था,
सिक्योरिटी इशू की वजह से सप्लाई डिसरप्शन जो है वो हुई, लेकिन नेपाल में पब्लिक परसेप्शन काफी अलग रहा है और कई लोगों ने इसे इंडिया के प्रेशर टैक्टिक के रूप में जो है वो देखा है और यहीं से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो है वो नेपाल में हमें देखने को मिला है। और शायद इसी वजह से नेपाल में ने बाद में चाइना के साथ हिस्टोरिक ट्रेड और ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किया ताकि सिर्फ इंडिया पर डिपेंडेंस को जो है वो कम कर सके। यानी नेपाल की फॉरेन पॉलिसी में जो डाइवर्सिफिकेशन या मल्टीपल ऑप्शन रखने की जो सोच है वह 2015 के ब्लॉकेट के बाद से ही शुरू हुआ। साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में जो सीमा विवाद है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अपने स्क्रीन पर लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक को देख रहे हैं और लिम्पियाधुरा और काला पानी ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र जो है वो महाकाली के उत्पत्ति यानी कि महाकाली नदी का ओरिजिन जो है इसको लेकर यहां विवाद हमें देखने को मिलता है। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा और वो भी खुली सीमा भारत और नेपाल के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो सीमा खुली हुई है तो सीमा विवाद भी जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। लोग आसानी से एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं, यहाँ से काम कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं और यही वजह है कि इसे दोनों देशों की दोस्ती की पहचान भी जो है वो माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए समझते हैं। ये एक तस्वीर है जो कि ब्लॉकेट की तस्वीर है और उस समय नेपाल की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा आपको दयनीय देखने को मिली थी। ये आपका डिस्प्यूटेड एरिया है जिस एरिया को लेकर नेपाल क्लेम करता है कि वो उसका क्षेत्र है और इसको लेकर बातचीत होती है। अभी नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खान्याल जब आए थे भारत तो उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे के ऊपर जो है वो चर्चा होनी चाहिए और ये चर्चा बायलैटरल होनी चाहिए। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इस पर ट्राइलेटरल यानी कि ब्रिटेन को जो है इंटरफेयर करने की बात की थी, लेकिन जब भारत की तरफ से इसका विरोध हुआ तो नेपाल ने भी कहा कि ठीक है, इस पर द्विपक्षीय ही बात होगी, हम किसी तीसरे पक्ष को इसको लेकर नहीं आएंगे। हालांकि जब मैंने इस पर वीडियो बनाया था तो कई सारे नेपाल के व्यूअर्स जो हैं उन्होंने कमेंट किया था कि जो ट्रीटी हुई है वो ब्रिटिशर्स के साथ हुई है, उस समय के जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके साथ हुई है, तो इसलिए ब्रिटिशर्स को यहां लेके आना चाहिए क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ब्रिटिशर्स के पास जो है वो तो होंगे ही। ऐसा कई लोगों ने अपना विचार रखा था। साथियों, आगे बढ़ते हुए हम इंडिया नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमने कहा कि सीमा काफी खुली हुई है, तो सीमा काफी खुली हुई तो सीमा से जुड़े कई विवाद भी आपको देखने को मिल रहा है और यही सीमा कई बार तनाव की जो वजह जो बन रही है। सबसे ज्यादा चर्चा हमने कहा कि सबसे ज्यादा चर्चा आपको जो देखने को मिल रहा है वो लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर है। नेपाल का कहना है कि ये इलाके उसके हैं जबकि भारत इनको अपने क्षेत्र का हिस्सा मान रहा है और इसी मुद्दे ने पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच के तनाव को बढ़ाया है। नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, भारत ने उस पर आपत्ति जताई, विवाद और भी ज्यादा गहरा हो गया। लेकिन मामला सिर्फ नक्शे तक सीमित नहीं है साथियों। नेपाल में कुछ लोगों के बीच ये भावना देखने को मिलती है कि सीमा के कुछ हिस्सों पर नेपाल की मौजूदगी कमजोर दिखती है जबकि भारत की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। इससे कुछ लोगों में यह सोच भी बनती है कि रिश्ते जो है वो बराबरी के नहीं। कभी कभी सीमा पर ऐसे घटनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं जिससे भारतीय सुरक्षा बलों पर नेपाल की भूमि में घुसने या नेपाली नागरिकों के साथ सख्त व्यवहार करने की भी बात आती है। इसके अलावा भारत में काम करने वाले कुछ नेपाली मजदूरों, कामगारों की तरफ से कम वेतन का मुद्दा उठाया जाता है, शोषण या खराब व्यवहार की शिकायत की जाती है और समय समय पर ऐसी शिकायतें सामने आती रहती हैं। अब जरूरी नहीं कि हर घटना पूरी सच्चाई जो है वो बता ही रही होगी, लेकिन लोगों की राय अक्सर धारणाओं और अनुभव से बनती है और ऐसी बातें धीरे धीरे नेपाल में भारत के प्रति नाराजगी बढ़ाने का काम करते हैं। साथियों, इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा जो है वो बुद्ध को लेकर है, क्योंकि आपने देखा होगा कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से हैं, हम युद्ध नहीं चाहते क्योंकि हम बुद्ध के देश से। और ये भी एक तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली जो है ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। नेपाल के लिए गौतम बुद्ध सिर्फ एक धार्मिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि राष्ट्रीय गर्व का विषय है। नेपाल साफ तौर पर यह मानता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ जो आज के नेपाल में स्थित है, इसलिए इस मुद्दे को वहां के लोग अपनी पहचान और सम्मान से जोड़कर देखते हैं। लेकिन समय समय पर नेपाल में नाराजगी तब देखने को मिलती है जब कुछ भारतीय फिल्मों, किताबों, सार्वजनिक बयानों में बुद्ध को भारत में जन्मा बताया जाता है और ऐसी भाषा इस्तेमाल होती है जिससे भ्रम पैदा होता है। नेपाल के कई लोगों को लगता है कि इससे उनके ऐतिहासिक दावे और पहचान को नजरअंदाज किया जा रहा है और यही वजह है कि यह मुद्दा कई बार सोशल मीडिया बहस और विरोध का कारण भी बनता है। उदाहरण के लिए जैसा कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों में भारत ने दुनिया को बुद्ध
और शांति का संदेश दिया, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग होता है तो नेपाल के कुछ लोगों ने इसे अलग नजरिए से देखा। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी कहा और कहा कि बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, इसलिए शब्दों का चुनाव भारत के प्रधानमंत्री को सावधानी से करना चाहिए। हालांकि भारत की तरफ से आमतौर पर कहा जाता है कि बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में है, क्योंकि बुद्ध धर्म का विकास भारत की भूमि पर हुआ, इसलिए कई बार भाषा और प्रस्तुति को लेकर गलतफहमियां भी पैदा हो जाती। लेकिन नेपाल यह मुद्दा भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए नेपाल में जो मुद्दा भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए छोटी सी बात भी जो है वो जल्दी एक बड़ी बहस बन जाती है। कई बार इससे इंडिया के खिलाफ नाराजगी की हवा भी जो है वो मिलती है। साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं नेपाल और भारत के बीच में जो ब्रदर पॉलिसी है, बिग ब्रदर यंग ब्रदर, है ना। तो बिग ब्रदर वाली जो छवि है उसको लेकर भी कई बार संप्रभुता पे सवाल उठा है। बिग ब्रदर यानी कि बड़े भाई जैसा व्यवहार महसूस होना। नेपाल खुद को साउथ एशिया में के सबसे पुराने स्वतंत्र देशों के रूप में गिनता है। नेपाल कहता है कि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये तीनों गुलाम देश, ब्रिटिश शासन के अधीन देश, तब भी नेपाल अपनी अलग पहचान और स्वतंत्र कूटनीति को अस्तित्व में बनाया हुआ था। आप लोगों ने भी कई बार जब मेरे वीडियोस के ऊपर ये कमेंट किया है कि भारत तो एक गुलाम देश है, भारत तो ब्रिटिशर्स का देश है ना। तो इस तरह से आपके जो बयान आते हैं, देखिए आज का वीडियो मैं नेपाल के नजरिए से बना रहा हूं कि नेपाल के लोग भारत के लोगों से क्यों बहुत ज्यादा गुस्से में। तो मैं आपके नजरिए से उन सारे बिंदुओं को आपके सामने रख रहा हूं जिन मुद्दों पे आप बात करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि जब मैं आपके मुद्दों को रख रहा हूंगा तो आप इस चीज को रिलेट कर रहे होंगे। लेकिन अंततः मैं आपको वो बात कहूंगा जो भारत के जो लोग आपके प्रति विचार रखते हैं। नेपाल के जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि खुद भी देखिए, अपने मित्रों को भी दिखाइए और नेपाल में से वायरल कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पहला कोई भारतीय होगा जो आपकी बातों को एक भारत में बैठकर भारत के प्लेटफॉर्म से जो है आपकी बातों को कह रहा होगा। तो इसको रखिए, लेकिन अंत तक सुनिएगा, क्योंकि मैं कुछ और भी बातें आपसे चर्चा करूंगा। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा एक बड़े भाई वाली, बिग ब्रदर वाली जो छवि है, इसको भी लेकर जो है वो दिक्कत जो है वो होती है। और यही वजह है कि नेपाल में संप्रभुता को लेकर एक अलग तरह का गर्व देखने को मिलता है, और इसी कारण नेपाल में बहुत लोग इंडिया को बड़ा भाई वाली भूमिका में देखना पसंद नहीं करते। नेपाल की राजनीति और सार्वजनिक बहसों में अक्सर यह धारणा सुनने को मिलती है कि इंडिया कभी कभी नेपाल की राजनीतिक जरूरत में ज्यादा जो है वो अपना प्रभाव दिखाना लगता है, ज्यादा जो है उसमें हाथ पैर लगाने की कोशिश करता है। चाहे सरकार बनाने या बिगाड़ने की चर्चा हो, संविधान का मुद्दा हो, विदेश नीति के फैसले हो, ये इंडिया लेने लगता है। अब ये धारणा कितनी सही है और कितना परसेप्शन जो है इसको लेकर बनाया जा रहा है, ये इस पर बहस का मुद्दा है। लेकिन पब्लिक ओपिनियन में इसका असर जो है वो जरूर देखने को मिलता है। साथियों, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी एक बार इस सोच को लेकर बयान दिया था कि देश का आकार छोटा हो या बड़ा हो, आबादी छोटी हो या बड़ी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीयता छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। यानी संदेश साफ था कि नेपाल खुद को एक बराबरी वाले संप्रभुता राष्ट्र के रूप में देखता है, किसी छोटे भाई की तरह नहीं। और जब भी नेपाल में लोगों को लगता है कि इंडिया जरूरत से ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, तो वहां नाराजगी बढ़ने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हुए और भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लुम्बिनी इज इन नेपाल, बुद्धा वाज बॉर्न इन नेपाल, बुद्धा वाज बॉर्न इन इंडिया, ये भी एक लड़ाई है। आपके स्क्रीन पर ये मैप है, इस मैप में आप देखिए नेपाल, पश्चिम में आपको उत्तराखंड, इधर आपका यूपी बिहार का, इधर आपको पश्चिम बंगाल और सिक्किम का क्षेत्र, 5 राज्य जो है वो देखने को मिल रहा है। अगला जो विवाद का मुद्दा है वो है साथियों रिवर सिस्टम को लेकर, नदी सिस्टम को लेकर, चाहे हम बात महाकाली की करें, गंडकी की करें या कोशी नदी को लेकर करें। साथियों, 5वां कारण है असमान समझौते की भावना। नेपाल के काफी लोगों के बीच ये भावना मौजूद है कि इंडिया और नेपाल के बीच हुए कुछ पुराने समझौते बराबरी वाले नहीं थे, बल्कि उनमें इंडिया को ज्यादा फायदा मिला। खासतौर पर गंडक समझौता, कोसी समझौता और महाकाली समझौता को लेकर समय समय पर सवाल उठे। नेपाल को पानी का खजाना भी कहा जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां इंडिया और नेपाल दोनों के लिए बहुत जरूरी है, चाहे हम बात खेती करें, बिजली की करें, बाढ़ कंट्रोल की करें या पीने वाले पानी की करें। नेपाल में एक सवाल हमेशा उठता है कि नदी हमारी तो फायदा भारत को क्यों दिया जा रहा है, और यहीं से गंडकी, कोशी और महाकाली एग्रीमेंट पर विवाद शुरू हो जाता है। अब आपके दिमाग में होगा कि ये एग्रीमेंट है क्या, तो चलिए थोड़ा सा हम एग्रीमेंट को विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करें कोशी नदी के बारे में, और सप्त कोसी हाई डैम प्रोजेक्ट है, कोसी बैराज इस पर है, बिहार में इसको बिहार के शोक के नाम से भी हम जानते हैं। कोशी नदी के बारे में अगर हम बात करें साथियों,
जो कि 1954 में ये एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, जिसे हमने कहा बिहार के दुख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत भयंकर बाढ़ बिहार में आता है। साथियों, इसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया और नेपाल ने 1954 में एक समझौता किया था और समझौते के माध्यम से कोसी बैराज बनाया गया था। इससे भारत को फायदा यह था कि बिहार में बाढ़ को कम करने की कोशिश, खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो जाए। नेपाल को भी इसके फायदे ये थे कि इससे सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, थोड़ी बिजली बन जाएगी और इरिगेशन में हेल्प मिलेगा। लेकिन विवाद क्या है? नेपाल के लोग कहते हैं कि फायदा इंडिया को ज्यादा मिलता है, नेपाल को जितना वादा था उतना भी नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो एम्बैंकमेंट की वजह से नेपाल के कुछ इलाकों में दिक्कत भी जो है वो बढ़ी। दूसरा एग्रीमेंट जो था वो गंडकी रिवर को था। गंडकी रिवर में जो समझौता हुआ था वो 1959 में हुआ था और ये एग्रीमेंट खेती और इरिगेशन के लेकर हुआ था। इसका मकसद था कि नदी के पानी को नहर के माध्यम से सिंचाई में प्रयोग किया जाए, कृषि में प्रयोग किया जाए। अब इससे इंडिया को फायदे की बात करें तो यूपी और बिहार में खेती के लिए पानी मिला, नेपाल को कुछ इससे सिंचाई से बेनिफिट्स मिले, इरिगेशन बेनिफिट्स मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर बने। विवाद इसलिए है कि नेपाल में यह एक क्रिटिज्म इसका जो होता है, इसकी जो आलोचना होती है, ये होती है कि पानी हमारा लेकिन फायदा जो है वह भारत को ज्यादा मिल रहा है। साथ ही नेपाल में कई लोग मानते हैं कि जितना इरिगेशन बेनिफिट्स प्रॉमिस किया गया था उतना नेपाल को नहीं दिया गया। तीसरी नदी है महाकाली नदी, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। और महाकाली नदी को लेकर समझौता 1996 में हुआ था। यह सबसे ज्यादा डिबेट वाला एग्रीमेंट। महाकाली नदी इंडिया में शारदा रिवर पर यह एक ट्रीटी हुई थी और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। यहां एक प्रोजेक्ट बना था जिस प्रोजेक्ट का नाम था पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, और जिसका मकसद ये था कि बिजली बनाया जाए, सिंचाई बढ़ाया जाए और बाढ़ को कंट्रोल किया जाए। नेपाल को इससे हाइड्रो पावर और रेवेन्यू का एक बड़ा मौका मिला, इंडिया को सिंचाई, वाटर मैनेजमेंट और बिजली को। लेकिन विवाद यह है कि नेपाल में लोग कहते हैं कि एग्रीमेंट तो बराबरी का था, लेकिन प्रोजेक्ट का आज तक ठीक से जमीन पर जो है उतारा नहीं गया इस प्रोजेक्ट को। यानी कि जितनी उम्मीद की गई थी उससे कम परिणाम देखने को मिले। असली लड़ाई साथियों यहां पानी की नहीं, असली लड़ाई है कंट्रोल की और संप्रभुता की। नेपाल के अंदर ये एक धारणा बनी है कि रिसोर्स अगर नेपाल के हैं तो फायदा इंडिया को ज्यादा क्यों हो रहा है, और वही इंडिया का कहना है कि नदियां शेयर्ड हैं, इसलिए मिलकर मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि नीचे का असर इंडिया पर पड़ता है जब नदी का जो नीचे का प्रवाह का जो हिस्सा है। कोशी, गंडकी और महाकाली सिर्फ वाटर एग्रीमेंट नहीं है, ये ट्रस्ट, संप्रभुता, पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स का मामला है। इंडिया और नेपाल दोनों के लिए कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए नदियां बॉर्डर देखकर नहीं बहती। नेपाल में कुछ बुद्धिजीवी और राजनीतिक समूहों का यह भी कहना है कि इन नदी और जल परियोजनाओं से नेपाल को उतना लाभ नहीं मिला जितना उम्मीद थी, जबकि इंडिया को सिंचाई, पानी और रणनीतिक फायदे जो है वो ज्यादा मिल रहा है। अब इस बात पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन नेपाल में यह परसेप्शन काफी ज्यादा मजबूत रहा है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा विवाद का एक और मुद्दा है वह है 1950 का एक समझौता। 1950 का जो 31 जुलाई 1950 का ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था, ये एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा है। नेपाल में जब भी इंडिया नेपाल रिलेशन और एंटी इंडिया सेंटिमेंट की बात होती है तो इस ट्रीटी का नाम जरूर आता है। कुछ लोग इसे जो है वो दोनों देशों की दोस्ती की नींव मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे नेपाल के लिए एक नुकसान वाली संधि मानते हैं। 31 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल के बीच शांति और मैत्री संधि हुई थी और उस समय क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही थी, इसलिए दोनों देशों ने रिश्ते को मजबूत करने का फैसला लिया। और इस संधि का मकसद यह था कि भारत और नेपाल की दोस्ती को मजबूत किया जाए, सुरक्षा सहयोग बढ़ाया जाए, व्यापार और लोगों के आवाजाही को आसान बनाया जाए। इस संधि की मुख्य बातें जो थी वो थी ओपन बॉर्डर को लेकर, यानी कि सबसे बड़ी खासियत यह थी कि भारत और नेपाल के लोग बिना वीजा, पासपोर्ट एक दूसरे के देश में जा सकते हैं, यानी नेपाली नागरिक भारत में नौकरी, व्यापार और रह सकते हैं। इसी तरह भारत भी नेपाल में व्यापार और निवेश कर सकता है। सुरक्षा को लेकर भी इस पर समझौता हुआ था कि दोनों देश ने तय किया कि अगर किसी बाहरी खतरे की स्थिति बनेगी तो आपस में वो सलाह करेंगे, और यहीं से नेपाल में विवाद शुरू हो गया। कई लोग मानते हैं कि इससे नेपाल की सुरक्षा पर इंडिया का ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिला। इसके अलावा इस संधि में बाद में दोनों देशों के बीच में व्यापार आसान हुआ। आज भी लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं। नेपाल में इसको लेकर विवाद है। नेपाल में कई लोग कहते हैं कि यह संधि बराबरी की नहीं थी, और इनकी मुख्य बातों में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि इस संधि के माध्यम से इंडिया का प्रभाव ज्यादा बढ़ाया गया, नेपाल की स्वतंत्रता पर असर पड़ा, नेपाल इंडिया पर आर्थिक रूप से ज्यादा निर्भर हो गया, और यह संधि बहुत पुरानी है, इसलिए इसमें बदलाव होना आवश्यक है। और इसी वजह से अगर हम बात करें तो इसी वजह से नेपाल में समय समय पर 1950 की संधि बदलने की जो है वो मांग उठती रहती है। साथियों, भारत के नजरिए से अगर हम बात करें तो भारत का यह कहना है कि इस संधि से दोनों देशों को फायदा हुआ है। खुली सीमा है, रोजगार के मौके हैं,
व्यापार, सांस्कृतिक संबंध, सुरक्षा सहयोग, भारत इसे दोनों देशों के लिए लाभकारी समझौता मानता है। नेपाल में कई लोग और बुद्धिजीवी लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि इस संधि को बदलने या रिवाइज करने की आवश्यकता है। उनका तर्क है ये संधि नेपाल को सुरक्षा और विदेश नीति के मामले में इंडिया के प्रभाव के ज्यादा करीब लेकर आता है, जिससे बराबरी वाली साझेदारी का एहसास कम होता है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी जो है वह 2008 में इंडिया यात्रा के दौरान इस ट्रीटी को रिवाइज करने की बात भी उठाई थी, लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी इसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। इसी वजह से नेपाल में कुछ लोगों के बीच ये भावना बनी रहती है कि दोनों देशों के रिश्ते दोस्ताना जरूर है, लेकिन हर समझौता पूरी तरह से बराबरी वाला नहीं। साथियों, अब सबसे जरूरी सवाल जिस पर मैं आपको लेकर आना चाहता हूं, इन सब बातों का जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि बड़े स्तर पर क्या असर पड़ेगा। जो पहली बात अगर हम बात करें तो नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स कई बार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का टूल बन जाता है। यानी जब अंदरूनी राजनीति में दबाव होता है तो सरकार अनपॉपुलर होती है या नेशनलिज्म को मजबूत दिखाना होता है, तब कुछ नेता इंडिया का मुद्दा उठाकर पब्लिक सपोर्ट मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्रिटिसिज्म फेक है, लेकिन कई बार इंडिया नेपाल इशू पॉलिटिकल मैसेज का एक हिस्सा बन जाता है। दूसरी बात, जब इंडिया और नेपाल के बीच भरोसा कम होता है तो चाइना को डिप्लोमेटिक स्पेस मिलने लगता है। सीधी भाषा में कहें तो अगर नेपाल को लगे कि इंडिया उससे बराबरी के रूप में नहीं देख रहा है तो काठमांडू नेचुरली दूसरा ऑप्शन तलाशने लगता है, और यही जगह चाइना भरने की कोशिश करता है इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और डिप्लोमेसी के नजरिए से। यानी इंडिया नेपाल मिसट्रस्ट सिर्फ दो देशों का मामला नहीं, उसमें चाइना फैक्टर भी जुड़ जाता है। और तीसरा सबसे अहम बात यह है कि नेपाल भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, लोगों का लगातार आना जाना है, माइग्रेशन जुड़ा हुआ है और पूरा हिमालयन रीजन सिक्योरिटी के नजरिए से बेहद सेंसिटिव माना जाता है। इसलिए इंडिया नेपाल रिलेशनशिप डिप्लोमेसी या फ्रेंडशिप की कहानी नहीं है, यह सिक्योरिटी, इकोनॉमी, बॉर्डर मैनेजमेंट और पूरे साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मामला है। और शायद यही वजह है कि दोनों देशों के रिश्तों में छोटी टेंशन भी कई बार बड़ी स्ट्रेटेजिक स्टोरी बन जाती है। तो साथियों, अंततः मैं यही कहूंगा कि भारत और नेपाल का रिश्ता कई मामलों में विरोधाभास से भरा हुआ तो है। एक तरफ दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक, धार्मिक और लोगों के रिश्ते हैं, रोटी बेटी का संबंध, साझा परंपराएं हैं, खुली सीमा और सदियों पुराना जुड़ाव है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो समय समय पर तनाव पैदा करते हैं, जैसे नाकाबंदी की याद, सीमा विवाद, संप्रभुता को लेकर संवेदनशीलता और पुराने समझौते को लेकर असंतोष। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली यह है कि नेपाल में भारत के प्रति नाराजगी का मतलब भारतीय लोगों के प्रति नाराजगी नहीं होता। अधिकतर मामलों में यह भावना भारत की नीतियों, राजनीतिक धारणाओं और समय समय पर बने राजनीतिक माहौल से जुड़ी होती है, न कि आम भारतीय लोगों से। और यही वजह है कि एक तरफ राजनीतिक मतभेद दिखते हैं तो दूसरी तरफ लोगों के बीच रिश्ते अब भी मजबूत बने हैं। शायद यही भारत नेपाल संबंधों की सबसे बड़ी जटिलता भी है, करीबी भी है, संवेदनशीलता भी है, सहयोग भी है और समय समय पर तनाव भी है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं, और उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको और अन्य जो भी वीडियो, सारे वीडियोस पे तो आप लोग व्यूज दे ही रहे हैं, सारे वीडियोस पे आप मुझे फॉलो कर ही रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट्स भी कर रहे हैं, नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक भी कर रहे हैं, नहीं किया तो कर लीजिए, और शेयर तो आप लोग कर ही रहे हैं, तभी नेपाल से इतने ज्यादा व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा। कैसा लगा? अपने विचार जरूर रखें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।